हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीजों के बारे में और लर्न करते हैं बहुत कुछ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर अभी हमारी सीरीज चल रही है डीईसी की, जो आपके अभी एग्जाम्स हैं जून में। आई होप आपके हॉल टिकट्स निकाल लिए होंगे, जो आपके 7, 8 और 10 जून 2024 को मॉर्निंग शिफ्ट में 10 से 1 बजे के बीच आपके एग्जाम है। और दूसरी बात कि आपका एग्जाम सेंटर भी आपने देख लिया होगा कि आपके घर से कितने दूर है। उम्मीद है कि आपने ये सारी चीजें कर ली होंगी। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि डीईसी की जो हमारी सीरीज है, इसमें डीईसी 1 को हमने पूरे ही जितने 7 ब्लॉक्स थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। डीईसी 2 के हमने 8 ब्लॉक कंप्लीट कर लिए हैं और डीईसी 3 अब हम उसके 5 ब्लॉक्स कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जो एनटीटी का कोर्स हम इग्नू से कर रहे हैं और इग्नू की ने हमें बुक प्रोवाइड की है। आप सभी जानते होंगे ये बात भी कि इग्नू जो भी कोर्सेज कराती है, उनकी जो बुक होती है, उनमें जो कंटेंट होता है बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्जाम की अगर आपको तैयारी करना है और अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक की आप तैयारी कर रहे हैं तो इग्नू की बुक उठा लीजिए। वहां सारे ही कंटेंट बहुत अच्छे से दिए होते हैं, सारे ही जो भी टॉपिक्स हैं आपके बहुत अच्छे से दिए होते हैं। तो मैं बात करूंगी उन दोस्तों की या उन स्टूडेंट की जो एनटीटी अलग अलग जगहों से कर रहे हैं, लेकिन उनके टॉपिक्स कॉमन ही होंगे, चाहे वो इग्नू से करें चाहे किसी अदर संस्था से करें। तो उनके लिए भी मेरे वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियोस मेरे शेयर करिए जो अलग अलग जगहों से एनटीटी का कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक सभी में सेम है, सिलेबस सभी में सेम है। तो फ्री फ्री में ही उनकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन या उनके जो भी वो सिलेबस कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, उसकी हेल्प उनकी हो जाएगी। आप अलग अलग जगह से बैचेस ले रहे होंगे, वहां से पढ़ रहे होंगे, बेशक आप लीजिए पढ़िए, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत लोग ऐसे हैं जो अलग अलग जगह से कोर्सेज नहीं ले सकते, वो यूट्यूब पर फ्री है ये, आप फ्री में देख के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं, जो आपको अपकमिंग आपके फ्यूचर के लिए जब आप अलग अलग जगह जॉब करेंगे, प्री प्राइमरी स्कूल्स में, बाल वाटिकास में, आंगनवाड़ी में, जो भी ईसीसी के अंतर्गत आने वाले स्कूल है, संस्थाएं, वहां नौकरी करेंगे तो आपको ये हेल्पफुल होगा। परीक्षा पास करना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, क्योंकि एज अ टीचर हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि परीक्षा उत्तीर्ण करना हमारा उद्देश्य नहीं होता। हमारा उद्देश्य ये है कि जिस बारे में हम पढ़ रहे हैं हमको उसका पूर्ण ज्ञान हो। तो ज्ञान के लिए ही, ताकि आपको आपके टॉपिक्स का पूरा इन्फॉर्मेशन हो, उसके लिए ये सीरीज लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगी कि आपने देख लिए होंगे मेरे प्रीवियस वीडियो। अगर नहीं देखे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, प्रीवियस वीडियोस जाके देखिए, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं और एग्जाम्स में आपके अच्छे मार्क्स आए। क्वेश्चन आंसर की सीरीज हम भी लेके आएंगे, लेकिन पहले आपके थ्योरेटिकल जो टॉपिक से पूरे कंप्लीट हो जाएं, आपके सारे ब्लॉक्स हर एक सब्जेक्ट के कंप्लीट हो जाएं, फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर और जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो क्या क्या है, कैसे उन्हें लिखना है, वो सारी चीजें भी लेके आएंगे। उससे पहले आप ये सारी वीडियोस देख लीजिएगा, ताकि आप क्वेश्चन आंसर करें तो आपको सारे टॉपिक समझ में आए। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। डीसी 3, जिसका नाम है सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए सेवाएं एवं संचालन। अभी तक हमने अलग अलग चीजें देखे, दोनों ही यूनिट्स में बाल पोषण के बारे में देखे, हेल्थ के बारे में देखे, और स्टार्टिंग में हमने देखे कि संस्था में कैसे ऑर्गेनाइज करना है। अब हम यहाँ देखेंगे कि गवर्नमेंट और अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों में कौन कौन से सर्विसेज हैं जो बच्चों के लिए चलाई जा रही है, या प्रोग्राम्स कहाँ कहाँ कौन कौन से चलाए जा रहे हैं। इसमें 5 हमारे ब्लॉक्स हम देखेंगे, अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग यूनिट्स हैं। मैं आपको समराइज्ड फॉर्म में उनको समझा दूंगी, बहुत सारा है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो एक बार आप बुक जरूर देखिएगा। अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप बुक देख सकते हैं, तो प्लीज आप मेरी वीडियोस देखिएगा, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जल्दी से ही क्लियर हो जाएं। तो इसमें हम पढ़ेंगे 5 ब्लॉक। तो जो हमारा पहला ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 1, जिसका नाम है थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस इन अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे प्रारंभिक बाल अवस्था, देखभाल एवं शिक्षा में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष। दोस्तों, हो सकता है आपको मेरी वीडियो में कहीं थोड़ा बीच में डिस्टरबेंस हो, क्योंकि मेरे बाजू में थोड़ा काम चल रहा है, तो वहां की थोड़ी डिस्टरबेंस आपको आ सकती है, थोड़ा इग्नोर करिएगा आज के लिए, बस इस वीडियो के लिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा ब्लॉक नंबर 1 था। ब्लॉक नंबर 1 में जो हमारी पहली यूनिट, इसका नाम है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन परसेप्टिव्स पर्सपेक्टिव्स, सॉरी, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे प्रारंभिक बाल अवस्था, देखभाल एवं शिक्षा एक परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देख लीजिएगा, कहीं कहीं कुछ हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में मुझसे मिस्टेक हो, प्लीज उसके लिए इग्नोर करिएगा, आप एक बार बुक में भी देख लीजिएगा। ठीक है,
तो हमारे यूनिट नंबर 1 है वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन पर्सपेक्टिव्स। इसके पर्सपेक्टिव्स देखेंगे हम, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एक परिप्रेक्ष्य। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि चाइल्डहुड स्टेज जो होती है सबसे एक्साइटिंग स्टेज होती है बच्चों की, या हम किसी मनुष्य के जीवन काल की कोई सबसे एक्साइटिंग स्टेज बोले तो वो होती है बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड। बोलोगे मैम कैसे? इसीलिए आपने सबसे छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, वो आपके नजरिए से कभी नहीं देखेंगे। उनके नजरिए, उनके देखने का नजरिया हमेशा हम यंग से या हम एडल्ट से अलग होता है। कैसे? चींटियों को चलते हुए देखते हैं वो तो उनको मजा आता है ना। मेंढक को फुदकते हुए देखते हैं तो उनको मजा आता है। चिड़ियों को उड़ते हुए देखते हैं तो मजा आता है। और उनकी सोचने की शक्ति हमसे अलग होती है। कैसे? संसार उनके लिए ताजगी भरा हुआ होता है। हम जैसे ही यंग होते हैं, बड़े होते हैं, तो हमारे लिए मुश्किलें एंजॉय करना या जीवन को जीने का नजरिया बदल जाता है। लेकिन बचपन में उनके लिए सब कुछ बहुत ही ताजगी भरा होता है। चींटियों को रेंगते हुए देखना, बिल्ली को दीवार से कूदते हुए देखना, नल का टपटपाना, बारिश होना, बारिश में खेलना, कीड़ों को देखना, ये सारी चीजें बच्चों के लिए बड़ी ही एक्साइटिंग होती है। हो सकता है बड़ों का देखने का नजरिया इसके लिए अलग हो, लेकिन बच्चों का बहुत अलग होता है। बच्चे नन्हे साइंटिस्ट होते हैं। उनका विचार करना, उनकी खोज करने की शक्ति बहुत ही अलग होती है। संसार के सारी स्पीसीज में क्या है, सारी ही स्पीसीज अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। ये सारे ही स्पीसीज में है, चाहे हम कीड़ों मकोड़ों की बात करें, चाहे हम पक्षियों की बात करें, चाहे मछलियों की बात करें, चाहे रेंगने वाले जीवों की बात करें, चाहे हम मेमल्स की बात करें। लेकिन ह्यूमन बींग इनमें सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स ही एक ऐसी प्रजाति स्पीसीज है जिनमें बच्चों की देखभाल बहुत लंबे समय तक करना पड़ता है। लगभग हमें जीरो से लेके या जन्म के पहले से लेके 6 साल तक बच्चों की देखभाल करना पड़ता है। और प्रजातियों में या और स्पीसीज में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए क्या है, ह्यूमन बींग थोड़ा अलग है, ठीक है। और इस यूनिट में हम देखेंगे ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के रिगार्डिंग गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट संस्थाएं कौन कौन सी योजनाएं चला रही हैं, या कार्यक्षेत्र क्या है, इसके स्कोप क्या क्या है। हालांकि आपने बहुत कुछ DEC 1 और DEC में पढ़ लिए, पर हम ये देखेंगे कि सर्विसेज कहाँ कहाँ कौन कौन सी चलाई जा रही हैं, हमारी गवर्नमेंट ने क्या की है, और फॉरेन गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, और हम सबके साथ एक यूनिवर्सल रूप में या फिर बोलेंगे ग्लोबलाइज फॉर्म में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। उन सब प्रोग्राम्स के बारे में हम इस यूनिट में देखेंगे, या हम इस ब्लॉक में कह सकते हैं देखेंगे। तो देखिए हम फर्स्ट में क्या देखेंगे, स्कोप्स ऑफ ECCE यानी स्कोप्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसको हम हिंदी में बोलेंगे प्रारंभिक बालावस्था देखभाल एवं शिक्षा का कार्यक्षेत्र। इसमें हम देखेंगे कि इनिशियली है ना ECCE में क्या क्या काम किए गए, और अभी तक हम उसके लिए क्या क्या ग्रोथ अभी तक देखते आ रहे हैं हमारे देश में। और कुछ योजनाएं हम देखेंगे कि आउटसाइड द इंडिया के बाहर क्या क्या किया गया है। तो देखिए ECC की इम्पोर्टेंस को एक्सेप्ट करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कुछ पॉइंट पर ध्यान रखते हुए कुछ बातें कहा गया है, जिसको चलिए मैं आपको बताती हूँ। बोला गया कि बाल विकास के समग्र स्वरूप को, अर्थात पोषण, स्वास्थ्य और सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक और भावनात्मक विकास को पहचानते हुए प्रारंभिक बाल अवस्था की देखभाल एवं शिक्षा, जैसे हम ECCE को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश के वो पॉइंट है या वो हिस्सा है जो भविष्य में हमारे देश के विकास में सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो ये कहा गया है इस 1986 की शिक्षा नीति में कि बच्चों के बाल विकास के शारीरिक, नैतिक और सामाजिक, भावनात्मक सभी पक्षों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ECCE के प्रोग्राम में जो ECCE का प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या प्लान कर रही है हमारी गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट संस्था प्लान कर रही है, तो उनका हमेशा प्लान चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बाल केंद्रित ही होना चाहिए, ठीक है। ये भी आप अभी तक जान ही रहे होंगे क्योंकि जो नई शिक्षा नीति आई है बाल केंद्रित ही है, पर पहले से भी इस बात पे फोकस किया गया है। इसके अंतर्गत जो खेल के माध्यम होंगे और शिक्षा ग्रहण करने के जितने भी माध्यम होंगे, इंडिविजुअल बच्चों को ध्यान में रखते हुए होंगे, क्योंकि बच्चे सारे एक से नहीं होते, सबकी कैपेसिटी एक सी नहीं होती, सबकी ग्रैप्सिंग कैपेसिटी, खेलने की कैपेसिटी एक सी नहीं होती। तो इंडिविजुअल को ध्यान रखते हुए हमें एज अ प्री प्राइमरी टीचर या ECCE के अंतर्गत जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमको इन बातों का ध्यान रखना है कि हम जो भी एक्टिविटी बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। ये बातें कही गई है इस शिक्षा नीति में। और क्या कहा गया है कि बाल विकास सिर्फ बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है, बल्कि अपेक्षित देखभाल पर भी ध्यान देना है ना। इसमें हम केयर ऑफ, क्योंकि हमारा नाम है ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन,
तो केयर और एजुकेशन दोनों पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, बच्चों का पोषण, सुरक्षा, भोजन के साथ साथ बच्चों को स्नेह या और बच्चों का जो इंटरेक्शन है एक दूसरे के प्रति, इस पे भी प्रेरणादायक चीजें करने की आवश्यकता है ना। प्रेरणा प्रेरणा मतलब जो भी हम टीचर बन के बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो हम ही बच्चों को इंकरेज करेंगे इन सब चीजों के लिए। इसके बाद आप देखेंगे बच्चों को खेल खेल व खोज व कल्पना करने के लिए फ्री छोड़ दीजिए, क्योंकि ये एज है बच्चों की। आप फ्री छोड़ेंगे तब बच्चे खोज कर पाएंगे, डिस्कवरी कर पाएंगे और बच्चे अपने मन से चीजें कर पाएंगे, तभी बच्चों का ग्रोथ होगा। और फिर आप देखिए कि बच्चों में आप क्या क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। इसके बाद है बाल विकास में माँ के गर्भ से लेके बच्चों के जन्म के 6 वर्ष तक हमें ध्यान रखना है। यहाँ सिर्फ बच्चों की देखभाल नहीं करना हमको, बच्चे के साथ साथ माँ की देखभाल भी करना है, क्योंकि माँ से ही बच्चे को इनिशियली पोषण मिलता है, दूध के माध्यम से या प्लेसेंटा के माध्यम से जो भी माँ का पोषण बच्चों को मिलता है। तो इन बातों के बारे में भी इस यूनिट में या इस शिक्षा नीति में कहा गया था। इसलिए क्या कहते हैं, माँ के स्वास्थ्य और बच्चों के स्वास्थ्य को साथ में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब देखेंगे समय के साथ साथ भिन्न भिन्न स्थितियां व परिवेश में किए गए अनुसंधान द्वारा निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैं। देखिए क्या क्या अभी तक जितने भी रिसर्चेस हुई, जितने भी अनुसंधान हुए, जितने भी नीतिज आई है ना, जितनी भी आवश्यकता पड़ी नीतियां जो भी आई, तो किन किन बातों पर विशेष फोकस किया गया है वो हम देखेंगे। लोगों और वस्तुओं के साथ बच्चों का इंटरेक्शन हो, क्योंकि बच्चे उनसे ही सीखते हैं, उनसे ही उनका विकास होता है। क्योंकि बच्चे जिनके साथ रह रहे, माँ बाप, परिवार, आस पड़ोस के लोग, स्कूल्स है ना, जो प्री प्राइमरी स्कूल्स है, जो सेंटर्स है जहाँ बच्चे जा रहे हैं, बाल वाटिका, आंगनवाड़ी है ना, जो भी ये संस्थाएं, तो इनसे बच्चे का इंटरेक्शन, सामाजिक सोशल विकास बच्चों का ऐसे ही होता है। दूसरा, एक स्वस्थ माहौल, उपयुक्त स्थान और सामग्री और खेल के लिए समय व ऐसे वयस्क जो सीखे हुए स्किल्ड हो। अभी हम ये कोर्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम स्किल्ड होना चाहते हैं इस फील्ड में, ताकि जब भी हम बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ काम करें, तो हमारे सोचने के विचार बदल जाए। बड़ों के साथ काम करने के लिए आपके विचार अलग होना चाहिए बड़े बच्चों के साथ। ठीक है, आपके विचार प्राइमरी लेवल के बच्चों के साथ करने के लिए अलग होना चाहिए, लेकिन आपके विचार जब आप प्री प्राइमरी बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, ईसीसी में आप काम कर रहे हैं, तो आपके विचार अलग होना चाहिए। उसके लिए स्किल्ड टीचर होना चाहिए, उसके लिए स्किल्ड वर्कर होना चाहिए। ठीक है, इस पे भी ध्यान दिया गया है। सीखने के लिए यह आवश्यक है कि बच्चों को सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित होना चाहिए। उनके साथ खेलने का, चीजों को आजमाने का उनको मौका दीजिए, इंटरेक्ट करने दीजिए, खोज करने दीजिए, एक्सपेरिमेंट्स करने दीजिए। हम बच्चों का समग्र विकास हो, इस पर ध्यान देने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और जिसे हम बोलते हैं भावनात्मक, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे फिजिकल, फिजिकल बोलेंगे, और हम क्या बोलेंगे, सोशल बोलेंगे, इमोशनल बोलेंगे। ठीक है, और साइकोलॉजिकल, ये सारे डेवलपमेंट पे हमें विशेष तौर से ध्यान देना है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और तभी बच्चों का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है रैशनल फॉर ई यानी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट इंटरवेंशन, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे प्रारंभिक बाल अवस्था विकास के दौरान अंतक्षेपों का तर्काधार। ठीक है, तो यहाँ पे किन किन बातों के बारे में बात की गई है कि पिछले कई वर्षों से वैज्ञानिकों ने बहुत सारे अलग अलग खोज किए, अलग अलग रिसर्चेस की, और पाए कि अर्ली चाइल्डहुड की जो स्टेज होती है वो ऐसी स्टेज है जहां बच्चों का विकास या डेवलपमेंट, जिसे बोलते हैं फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल ग्रोथ सबसे तेजी से होता है। ठीक है, और यहाँ पे हुआ बच्चों का ग्रोथ उनके पूरे जीवन पर उनका असर पड़ता है। ये हमने डीईसी 1 में भी पढ़े थे। डीईसी 1 के स्टार्टिंग के यूनिट्स में मैंने आपको बताई थी कि जो इनिशियल स्टेज है बच्चों के जीवन पर असर पड़ता है, वो उनके आगे के जीवन पे उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यही रिसर्च से, जो रिसर्च किए वैज्ञानिकों ने, वो इस बात को पाए उन्होंने। ठीक है, दूसरा क्या देखा गया कि बच्चों के विकास में गरीबी, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति और देश की क्या स्थिति है, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। वो देश जो बहुत ज्यादा विकसित है, वहां पे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है बहुत अलग है, बच्चों के विकास बहुत अलग है, विकास का जो स्टेजेस है वो बहुत अलग है। लेकिन वो देश जो गरीब है, या ऐसे परिवार जो बहुत गरीब है, सामाजिक स्थिति जिनकी बहुत खराब है, जिनको पोषण नहीं मिल पा रहा, जिनके परिवार में माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, जो सुविधाएं नहीं ले पा रहे हैं, तो वहां उन बच्चों का ग्रोथ पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, कि आप भी समझ सकते हैं। विकसित देशों में ये स्थिति बहुत अलग है, लेकिन विकासशील देशों में इसकी स्थिति बहुत अलग है, गरीब देशों में इसकी स्थिति बहुत ही निम्न है। विश्व के सभी देशों में बच्चे का जो समान अधिकारों पर ध्यान दिया गया, इसलिए ग्लोबलाइज्ड किया गया है इसको। आपने देखा यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ विश्व लेवल पे यानी यूनिवर्सल लेवल पे ग्लोबलाइज्ड फॉर्म में इस पे काम कर रही है, ताकि ईसीसीई पर
अच्छे से फोकस किया जा सके और बच्चों का ग्रोथ अच्छे से हो, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबलाइज फॉर्म में किसी एक पर्टिकुलर देश की बात नहीं कर रहे। बच्चों का विकास ग्लोबलाइज फॉर्म में कैसा हो और ग्लोबल फॉर्म में, या WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या यूनिसेफ क्या क्या कर रही है बच्चों के लिए, इन सब पर भी ध्यान दिया गया है। अब क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डू, क्या करना चाहिए हमें या गवर्नमेंट को, ठीक है। तो देखते हैं हमें उन परिवारों या उन परिवार जो ईसीसी के लिए स्पेशली जिसके ईदगाही है, जिनको ये सुविधाएं पहुंचानी चाहिए, वहां तक सुविधाएं पहुंचे विश्व स्तर पर, या हमारे देश के उन क्षेत्रों पे ये सुविधाएं जरूर पहुंचे जहाँ पे बहुत गरीबी है, जहाँ पे सुविधाएं पहुंच ही नहीं पा रही है। तो हमारा क्या काम है, जो हम ये कोर्स कर रहे हैं, तो हमारा क्या काम है अब सीखने का, अगर हम आगे काम करेंगे तो, कि उन गांवों या उन क्षेत्रों पे या उन पहाड़ी क्षेत्रों पे या उन आदिवासी क्षेत्रों पे इन सुविधाओं को पहुंचाया जाए जहाँ ये सुविधाएं नहीं पहुंची है, स्पेशली उन बच्चों के लिए, स्पेशली उन माओ के लिए जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। दूसरा, भारत की कि आप सभी जानते हैं कि भारत की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और विश्व स्तर पर 0 से लेके 6 ईयर तक के बच्चे सबसे ज्यादा हमारे देश में है। तो ये सुविधाएं हमारे देश के उन लोगों को सबसे ज्यादा है जो बहुत निम्न स्तर पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये सुविधाओं को जो भोग नहीं पा रहे हैं, जिनके लिए स्पेशली ये सुविधाएं बनी गई हैं। तो हमें वहां तक ये सुविधाओं को पहुंचाना, जरूरतमंद लोगों तक ये सुविधाएं पहुंचाना है, उन महिलाओं तक ये सुविधाएं पहुंचाना है जो अभी भी अनपढ़ हैं, ठीक है। फिर आपदाग्रस्त जो बच्चे हैं, है ना, जैसे कोरोना में जिनके माँ बाप मर गए हैं, या जहाँ पे बहुत ज्यादा भूकंप या बाढ़ आ रही है, या बहुत जो गंदगी में रह रहे हैं, जहाँ कोई आपदा आ गई है, तो वहां ये सुविधाएं पहुंचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। विभिन्न कार्यक्रमों के बीच तालमेल, कभी कभी कुछ गवर्नमेंट भी ऑर्गेनाइज करती है प्रोग्राम और कुछ प्राइवेट सेक्टर वाले भी करते हैं, तो उनके बीच में इंटरेक्शन अच्छे से होना बहुत जरूरी है। ना हो पाने पर भी सुविधाएं गड़बड़ा जाती हैं और जिनको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं। ईसीसी में तो 3 आर है, 3 आर मतलब 3 प्रकार के आर, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक पर विशेष ध्यान दिया गया है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार की बच्चों को एजुकेशन पर ध्यान दिया गया है, ठीक है। प्ले वे मेथड पर बच्चों को सिखाया जाए, इस पे भी स्पेशली फोकस किया गया है, ठीक है। जैसे कि सरकार सड़क, ठीक है, सड़क और सड़क के साथ साथ रेलवे और हवाई अड्डे, ठीक है, हम देखेंगे खेल कूद में या फिर लड़ाकू विमान बनाने पर जितना पैसा सरकार खर्च कर रही है, क्या उतना ही पैसा ईसीसी के लिए कर रही है? क्या अर्ली चाइल्ड केयर डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या इतना पैसा खर्च कर रही है? विचार करने योग्य बात यह है, क्योंकि इन फील्डों में जो लोग काम कर रहे हैं वो इस स्टेज से गुजरते हुए ही आगे बढ़े हैं। तो अब हमें इस बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि ईसीसीई पे भी सरकार उतना ही ध्यान दे जितना सरकार इन सारे खेल, लड़ाकू विमान, सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, कंपनियों को बनाने पे, रोजगार पे ध्यान दे रही है, उतना ही ध्यान इस ईसीसी पर भी दे, क्योंकि ये हमारे देश के विकास पर एक बहुत बड़ा क्या होगा, योगदान देगा। तो जरूरी है कि सरकार इस पर भी ध्यान दे। अब हम देखेंगे कि आउटसाइड द इंडिया, यानी कि सम ईसीसी प्रोग्राम ऑफ आउटसाइड द इंडिया, जिसको हम बोलेंगे विदेशों में चल रहे कुछ ईसीसी कार्यक्रम। जैसे आपको समझा देती हूँ, देखिए नेपाल में चल रहा है एक नेपाल प्रोजेक्ट एंट्री पॉइंट। इसमें क्या होता है कि जो महिलाएं कार्य कर रही हैं, वर्किंग वुमेन जो है, उनके 5 से 6 महिलाओं का ग्रुप बनाया जाता है और उनको ये महिलाएं ग्रुप में काम करती हैं। तो उसमें से क्या होता है, एक एक महिला को ट्रेनिंग दी जाती है एक एक हफ्ते, कि वो एक एक हफ्ते में ट्रेनिंग करे, बच्चों को कैसे ट्रेन करना है, बच्चों को कैसे ट्रेन मतलब बच्चों की कैसे केयर करना है, और केयर के दौरान उनको कुछ कुछ सुविधाएं दी जाती है, खिलौने दिए जाते हैं, सामग्री दी जाती है कि बच्चों की केयर कैसे करना है सिखाया जाता है। ऐसा 1 बाय 1 हर एक वीक में महिलाएं चेंज होती जाती हैं। ये नेपाल में चलाया जा रहा प्रोग्राम है, ठीक है। ऐसे ही पैरूस प्रोग्राम ऑफ इनिशियल एजुकेशन, जिसको PRONOEI कहा गया है। यहाँ पे पहाड़ी गांव में जो भी लोग रहते हैं उनके लिए, उन क्षेत्रों में स्पेशली जहाँ पे मृत्यु दर बच्चों का 150 है, तो उन जगहों पे ज्यादा ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है और 30-30 बच्चों का केंद्र खोला गया है। वहां पे महिलाएं अल्पाहार बनाती हैं बच्चों के लिए, बच्चों की देखभाल की जाती है और एक ट्रेन टीचर को बुलाया जाता है या रखा जाता है जो ट्रेनिंग देते हैं इन महिलाओं को या बच्चों को, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा देते हैं। और इसको इन टीचरों को एनिमेटर कहा जाता है। ये स्किल्ड होते हैं और इनके लिए पर्यवेक्षक भी बनाया जाता है जो बीच बीच में आके इन्विजिलेट करता है, इन्विजिलेटर होता है जो चेक करते रहता है कि काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं। स्वयंसेवी संस्थाएं भी इनमें स्वयंसेवी संस्थाएं ही मेनली इनमें काम करती हैं। एक प्रोग्राम और चलाया गया थाईलैंड में। थाईलैंड का समेकित
पोषण और समुदाय विकास कार्यक्रम, जिसको हम बोलते हैं थाईलैंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशनल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, मतलब इंटीग्रेटेड मतलब साथ में मिला हुआ है, जैसे कि बाल पोषण, बाल सेवा और पोषण शिक्षा सबको एक साथ इंटीग्रेट करके प्रोग्राम चलाया जा रहा है। यहाँ छोटे छोटे बच्चों को प्रोग्राम, छोटे छोटे बच्चों का विकास कैसे हो, बच्चों के विकास पर कैसे ध्यान देना है, माँ कैसे पोषण आहार दे बच्चों को, माँ कैसे ध्यान रखे अपना और बच्चों का, इसके बारे में ध्यान दिया जाता है, स्पेशली वीडियो फॉर्म में या पिक्चर के फॉर्म में या मूवी के फॉर्म में, सिनेमा के फॉर्म में, क्योंकि उन महिलाओं को भी जानकारी पहुंचाना है जो शिक्षित नहीं है। तो शिक्षित नहीं है, वो पढ़ नहीं सकती है ना, तो उनको ड्रामेटिकल फॉर्म में या वीडियोस के फॉर्म में दिखाया जाता है, ताकि वो शिक्षा को ग्रहण कर सके, अपने घर में या समाज में बच्चों की देखभाल कर सके। तो ये आपका जो है DC3 का ब्लॉक नंबर 1 की यूनिट है, यूनिट नंबर 1। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आती स्टूडेंट, एक बार आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वो पॉइंट्स में हम अलग से और आपको वीडियोस बना के समझा देंगे। फ्रेंड्स चलिए हम देखते हैं यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है थ्योरीज ऑफ ECCE। अलग अलग लोगों ने ECCE में कौन कौन सी थ्योरीज दी है, जिसको हम बोलेंगे प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा में कुछ सैद्धांतिक अभिविन्यास। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कुछ फॉरेनर्स लोगों ने कौन कौन सी थ्योरीज दी है, कुछ इंडियंस लोगों ने कौन कौन सी थ्योरी दी है ECCE के ऊपर, यानी अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन के ऊपर कौन कौन सी थ्योरीज किस किस ने दिया है। तो बहुत लोगों ने दी है, पर हमारी बुक में कुछ ही लोगों के नाम है जो मेन है, जिन्होंने बहुत मेजर काम किए हैं इनके ऊपर। जैसे कि पहला दिया हुआ है आपको, देखिए वैसे तो मेजर मेजर चीजें ना हमने यूनिट नंबर 7 में पढ़ा हुआ है। यूनिट नंबर 7 में हमने देखा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर कौन कौन से काम किस किस संस्थाओं ने किए। चलिए हम देखते हैं कि जॉन एमोस कोमेनियंस ने 1592 से लेकर 1670 के बीच में क्या क्या अपने योगदान दिए। देखिए इनका जन्म हुआ था चेकोस्लोवाकिया के मोराबिया प्रांत में, ठीक है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में नए वैज्ञानिकों ने की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए इन्होंने कुछ कुछ चीजें यहाँ पे लेके आई। तो इन्होंने प्रथम शिक्षावाद में से, ये प्रथम शिक्षावाद में से एक थे, जिन्होंने तात्कालिक विद्यालयों में शिक्षा पे अपनाई गई प्रणालियों के ऊपर कुछ बातें की, आपत्ति जताई। इनका कहना ये था कि अगर इनके जिस वर्ड टू वर्ड मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने कहा टेरर ऑफ द बॉय, लड़कों के लिए आतंक का शब्द दिया स्कूल के लिए। क्यों? इनका मानना था कि 10 से 8-10 घंटे आप बच्चों को किसी एक चीज को सिखाने में जो लगाते हैं, जिन चीजों को बच्चे 1 घंटे में भी सीख सकते हैं, ये बात इन्होंने कही। और इनका कहना था कि दंड देना कोई बहुत गलत बात नहीं है, दंड देना उतना ही अच्छा है जितना, अगर आपके उतना ही इफेक्टिव होता है जितना आपके पढ़ाने पर बच्चा सीखता है और सीख लेता है, प्रभाव पड़ता है बच्चे को, उसी प्रकार दंड देना भी बच्चों की प्रभावित होता होगा। लेकिन कब आपके पढ़ने से बच्चों को प्रभाव पड़ रहा है, तो आपके दंड देने से बच्चों को प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पढ़ाने से बच्चों को प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो आपके दंड देने से बच्चों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा इनका मानना था, ठीक है। इन्होंने अर्ली चाइल्डहुड केयर में बहुत सारे काम किए, है ना। कोमेनियस के शैक्षणिक दर्शनों में से कुछ मूल विचारों के बारे में हम देखेंगे कि इन्होंने बोला कि जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज थी, जिसको हम 0-6 ईयर बोलते हैं, इसमें माँ के गोद से ही बच्चे का स्कूल माँ के गोद में ही होता है, माँ के गोद से ही वो सारे सेंस ऑर्गन्स के काम करते हैं, सब कुछ वो वहीं पर सीख लेता है, ध्वनि से, श्रवण से, देखने से, ठीक है। ये सारी चीजें माँ के कोख में ही सीख जाता है। कोमेनियस ने बच्चों के लिए कई किताबें लिखी, बच्चों के लिए बिना बनी पहली चित्र वाली पुस्तक इनके द्वारा ही बनाई गई थी, जो जिसका नाम था द वर्ल्ड इन पिक्चर, ठीक है। इसमें पिक्चरों का बहुत सारा पिक्चर के फॉर्म में इन्होंने अच्छी सी बच्चों के लिए पुस्तकें बनाई, ठीक है। और इनके जो द ग्रेट डायडेक्टिक नाम की जो एक पुस्तक है, इसमें वर्णित कुछ बिंदुओं के बारे में मैं आपको बताऊंगी, कुछ पॉइंट्स के बारे में। जैसे इन्होंने बोला बच्चों की मूल भावनाओं के बारे में इन्होंने लिखा है, इसमें लिखा है इंद्रियों के माध्यम से सीखने की अनिवार्यता के बारे में बताया है, बच्चों की जरूरतों के अनुसार अध्यापक और अध्यापन सामग्रियों के बारे में बताया है, बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में उन्होंने बताया है, बच्चों को उपेक्षित करने वाली परियोजनाओं के बारे में बताया, फिर सकारात्मक अनुशासन और स्कूल कार्य में जीवन से संबंध के बारे में भी उन्होंने अपनी इस पुस्तक में लिखा है। इसमें कोमेनियस की महानता व्यक्त होती है, कि उन्होंने 17वीं शताब्दी में खेल की महत्व से इंद्रियों के महत्व को उद्दीपन करने वाला बच्चों के लिए अलग अलग रोचक वाली पुस्तकें लिखी, ये बच्चों के लिए बहुत कारगर सिद्ध भी हुई। इसके बाद हम देखेंगे कि जॉन जॉक्स रूसो ने
इस क्षेत्र में क्या काम किया? 1712 से लेके 1798 तक इन्होंने अपना काम किया है। ठीक है, रूस के जन्म थे और उनका जन्म हुआ था स्विट्जरलैंड में। उन्होंने शैक्षणिक विचारों और अभ्यासों के आधुनिकीकरण पर अत्यधिक काम किया था। उन्होंने शिक्षा में एक आंदोलन की शुरुआत की, जिसे हम प्रकृतिवाद या नेचरलिज्म भी बोलते हैं, प्रकृतिवाद कहलाता है। कि बच्चों उन्होंने बताया कि बच्चों से ही बच्चे धूर्त होते हैं। उनका मानना था कि बच्चे बिल्कुल बदमाश होते हैं, धूर्त होते हैं। इनको सुधारने के लिए सामाजिक कार्य अनिवार्य होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं शिक्षक के रूप में, है ना। उन्होंने कहा कि बच्चे पैसिव होते हैं और ये ब्लैंक क्या बोलते हैं हम इनको, स्लेट के समान है, जिसको बोलते हैं ब्लैंक कागज भी बोल सकते हैं, खाली है। इनको आप जो भरना चाहें आप इनके अंदर भर सकते हैं। कैसे? इनको शिक्षा देकर, केवल सिखाकर ही इनको सब कुछ आप भर सकते हैं, क्योंकि ये खाली आते हैं। उन्होंने कुछ पुस्तकों के बारे में लिखा है, जैसे कि उन्होंने लिखा रिटर्न टू नेचर लिखा, और उन्होंने लिखा एमिले, और एक लिखा सोशल कॉन्टेक्स्ट नाम की 2 पुस्तकें लिखी है, जिसमें मेन बच्चों के ऊपर उन्होंने कार्य किया है। रूसो के शैक्षणिक दर्शन की कुछ मूल संकल्पनाएं देखेंगे कि रूसो ने किस बारे में ज्यादा बात की है। ठीक है, उनकी जो मेन संकल्पनाएं क्या थी उनके, इस थ्योरीज की। रूसो ने बल दिया कि बच्चा एक क्रियाशील यानी कि एक्टिव प्राणी है, जो परिवेश में क्रिया कर कर सीखता है ना, सक्रिय रूप से भाग लेता है। फिर उन्होंने कहा कि रूसो ने के खोज के द्वारा उन्होंने कहा कि रोज बच्चे जो खोज के द्वारा सीखते हैं, है ना। बाल्यावस्था की विशेषताओं को मान्यता देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बाल्यावस्था की अवधि वयस्क अवस्था से भिन्न होती है और बाल्यावस्था के अपने ही अलग व गुण व दोष दोनों ही होते हैं। उन्होंने इन मतों के कारण उस समय के शिक्षकों की विचारधाराओं में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। जो भी इन्होंने रूसो ने किया, टीचरों के मन में, जो छोटे बच्चों हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड है, उसके कारण एक क्रांति आई। रूसो ने सीखने के लिए या सिखाने के लिए खेल के अनिवार्यता पे बल दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को खेल खेल कर ही आप सिखा सकते हैं। और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बच्चों को सिखाने हेतु वस्तुओं, चित्रों का प्रयोग करने पर भी बल दिया कि बच्चे चित्र से या खेल से ही सीख पाते हैं। उन्होंने और बताया कि शिक्षा ग्रहण करने में स्वतंत्रता की संकल्पना वृद्धि और विकास सीखने में उत्प्रेरक के रूप में और सीखने में बच्चों की अपनी सक्रिय भागीदारी होती है। रूसो के द्वारा सुझाई गई ये संकल्पनाएं शैक्षणिक सिद्धांत व्यवहार में विचारणीय उल्लेखनीय तथ्य थे। बहुत ज्यादा इनके विचारों से जो शिक्षक थे प्रभावित हुए और इसको अपनाया भी गया, तो ये भी सराहनीय था। ठीक है, रूसो के द्वारा बताए गए सिद्धांत। अब हम देखेंगे जॉन हेनरिच पेस्टोलॉजी। इन्होंने क्या बताया भाई, है ना। इन्होंने बताया ये पेस्टोलॉजी का जन्म जो स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म स्थान था ज्यूरिस्ट। ठीक है, इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी। ठीक है, और अनाथालय पे काम किया। इन्होंने अनाथ बच्चों के ऊपर काम किया, उस पर रिसर्च किया, अनाथालय खोले। ठीक है, और ये अनाथालय खोलकर ही उन्होंने क्या किया, वहां पे रिसर्च वगैरह की। ठीक है, इन्होंने माताओं के लिए हाउ गर्डुट गर्डुट जिसको बोलते हैं गैरूड टीचिंग हर चिल्ड्रन या हर चाइल्ड के ऊपर भी एक क्या करे, नियमावली लिखा, पुस्तक नहीं कह सकते, रूल्स लिखा कि एक माँ अपने बच्चों की केयर कैसे कर सकती है। एस्ट्रोलॉजी के शैक्षणिक सिद्धांत क्या क्या थे, उनके दर्शन क्या क्या थे, चलिए हम वो देखते हैं कि किस किस पॉइंट्स पे इन्होंने काम किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका मानना था कि बच्चों का पूर्णतः अध्यापन व अवलोकन करना चाहिए, तदुपरांत शिक्षा के समुचित तरीके अपनाने चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाने का कार्य अनिवार्य रूप से माँ के साथ प्रारंभ होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि माँ ही क्या है, उनकी सबसे पहली शिक्षक या शिक्षिका होती है। एस्ट्रोलॉजी ने विकास और शिक्षा में खोज की उच्च महत्ता पर बल दिया कि उनको पता था कि बच्चे खोज कर करके ही सीखते हैं। शिक्षण यानी पढ़ते या पढ़ाते समय उन्होंने वस्तुओं को बोला कि वस्तुओं को दिखा दिखा के बच्चों को सिखाया जाए, है ना। वस्तुओं का प्रयोग किया, जैसे हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल आज बोलते हैं ना, तो वो उन्होंने उस समय बताया था। ठीक है, पेस्टोलॉजी आधुनिक प्रगतिशील शिक्षा के अग्रभूत थे। उन्होंने उनके द्वारा चलाई गई स्कूल की शिक्षा नीति, जहां शिक्षण बच्चों की प्रकृति या विशेषताओं पर आधारित था और बच्चों की स्वयं स्फूर्ति क्रिया को महत्व दिया गया था। और उनका मानना था कि शाला पूर्व शिक्षा पद्धति में आपको क्या करना चाहिए, बच्चों को एक्टिव रहना चाहिए। बच्चों को आप चीजों को दिखा दिखा के सिखाइए। आप
सामान का यूज करिए, सामग्री का यूज करिए, ये उनका मानना था। ठीक है, और बाल केंद्रित पे ही उन्होंने ध्यान दिया कि जितनी भी हमारी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए वो बाल केंद्रित ही होना चाहिए। हम लोगों को बच्चों पे ध्यान केंद्रित करके ही अपनी शिक्षा प्रणाली को चलाना है। ठीक है, फिर हम देखेंगे फ्रेडरिच विलहेल्म अगस्त फ्रोबेल। इन्होंने 1982 से लेके 1885 तक सॉरी 1852 तक कार्य किया है ना। इन्होंने मेन काम किया किंडर गार्डन के ऊपर। किस पे काम किया? किंडर गार्डन पद्धति की, जो इनको फाउंडर भी कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने पेस्टोलॉजी की, हाउ हाउ गार्ड टीचिंग हर चाइल्ड नामक की जो पुस्तक थी उसके ऊपर भी काम किया, उस पर पढ़ा, उसके विचार उनको बहुत ही प्रभावित किए, उसी को लेके उन्होंने आगे काम किया। और फिर उनकी इसी जागरूकता से खेल सामग्री यानी कि प्ले गिफ्ट जिसे बोला जाता है, या खेल गीत यानी कि प्ले सॉन्ग का विचार आया। आपने देखा है आज प्ले सॉन्ग कितने सारे, जैसे हम राइम्स वगैरह भी बोलते हैं या और भी प्ले सॉन्ग्स वगैरह आते हैं, तो ये इनकी ही देन है, इन्होंने ही इस पे काम किया सबसे ज्यादा। ठीक है, 1826 में फ्रोडेट ने द एजुकेशन ऑफ मैन, द एजुकेशन ऑफ द मैन नामक अपनी पुस्तक प्रकाशित की, और इसमें उन्होंने विधि लिखी कि बच्चों के मस्तिष्क में कैसे अलग अलग जीव खंड होते हैं और कौन कौन सा भाग कौन कौन से काम करता है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें बच्चों को शिक्षण के ऊपर कार्य करने चाहिए। ये इन्होंने हमें अपनी पुस्तक के माध्यम से बताया है ना। और जो फ्रोबेल के अन्य प्रकाशन, उन्होंने और भी बुक्स लिखी, उन कौन कौन सी बुक्स हम देखते हैं। द एजुकेशन ऑफ मैन, जो मैंने अभी आपको पहले बताया। फिर पेडा गॉजिज ऑफ किंडरगार्टन, किंडरगार्टन की पेडोलॉजी के बारे में भी इन्होंने पुस्तक लिखा। एक लिखा उन्होंने एजुकेशन बाय डेवलपमेंट, एजुकेशन बाय डेवलपमेंट, ये भी उनकी पुस्तक का नाम है। और मदर प्ले एंड नर्सरी सॉन्ग्स, ये भी उनकी पुस्तक का नाम है। पूरे किंडरगार्टन के ऊपर ही इन्होंने काम किया है। ठीक है, फ्रोबेट के शैक्षणिक प्रदर्शन जो दर्शन थे उसके मूल सिद्धांत कौन कौन से थे, या मूल संकल्पनाएं क्या क्या थी, उनकी जो मूल थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या क्या थे, चलिए देखते हैं। फ्रोबेल के विचार में बाल्यावस्था मात्र वह अवस्था नहीं है जिसमें बच्चे वयस्क अवस्था के लिए तैयार करते हैं, अपितु इनका अपने आप में मूल्य होता है और उनकी अपनी निजी सृजनात्मकता होती है। मैंने आपको बताई थी कि सृजनात्मकता क्या होती है, जैसे हम बोलते हैं क्रिएटिविटी, यहाँ बच्चे अपने आप में अलग ही क्रिएटिव होते हैं, उन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, किंडरगार्टन का एक महत्व घटक है ना सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी। किंडरगार्टन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किंडरगार्टन में अगर बच्चे सृजनात्मक ना हो या क्रिएटिव ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। किंडरगार्टन का अगर मेन पॉइंट कुछ है तो वो है क्रिएटिविटी। ठीक है, इसी पे उन्होंने काम किया, यह बताया उन्होंने कि प्ले सर्कल क्या होता है, कैसे प्ले सर्कल पे काम करना चाहिए हमें, है ना। उन्होंने इन सब चीजों और बहुत सारे गिफ्ट, प्ले गिफ्ट जिसकी बात की, खेल खेल के बच्चे सीखते हैं, खेलों के साथ, प्ले करने के साथ, खिलौनों के साथ, उस पर इन्होंने फोकस किया। किंडरगार्टन की अध्यापिका को निष्क्रिय होकर नहीं बैठना चाहिए, इस पे स्पेशली फोकस किया कि जो किंडरगार्टन के टीचर है, जो आज आप और हम बनने जा रहे हैं, इनएक्टिव नहीं होना चाहिए, बहुत एक्टिव, बहुत इनके अंदर बहुत ताजगी होना चाहिए, बहुत एक्टिव होना चाहिए। ये एक्टिव रहेंगे तभी क्या होगा, ये बच्चों को भी एक्टिविटीज कराएंगे। तो इस बात पे इन्होंने विशेष फोकस किया है। बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी, जो मेन मेन पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ कि जो टीचर है, जो किंडरगार्टन को पढ़ाने जा रहे हैं, उनका एक्टिव होना बहुत जरूरी है। शाला पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में किंडरगार्टन की संकल्पनाएं फ्रोबेल का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने आधुनिक रूप से नर्सरी स्कूल की विचारधाराओं को बदला है। ठीक है, और इन्होंने किंडरगार्टन के ऊपर बहुत सारे काम किए। इनका मानना था कि जो स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं बच्चों के, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इस पे हमें विशेष फोकस करना चाहिए। और इन्होंने ये प्ले गिफ्ट जो मैंने आपको बताया, जो प्ले हम बोल सकते हैं खिलौने वगैरह, इस पे काम किया और बताया कि ये हमें इंट्रोड्यूस कराना चाहिए बच्चों को। इसी से बच्चों का मानसिक शारीरिक विकास या भावनात्मक या सोशल डेवलपमेंट होता है। तो ये थे। आप देखेंगे कि मॉन्टेसरी, अब आपने देखा होगा मॉन्टेसरी के अलग से कोर्सेज वगैरह भी होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं मारिया मॉन्टेसरी। इन्होंने 1870 से लेके 1952 तक बहुत सारे काम किए। चलिए देखते हैं क्या क्या काम थे इनके। मारिया मॉन्टेसरी का जन्म इटली में हुआ था, और इन्होंने मंदबुद्धि बच्चों के ऊपर ही काम किया। इन्होंने मंदबुद्धि बच्चों के ऊपर जब काम किया तो इन्होंने देखा कि इन बच्चों पे बहुत ज्यादा मतलब परिवर्तन उन्होंने महसूस किया। फिर उनको ये लगा कि जब इन बच्चों पे परिवर्तन आ सकता है, ये इतना ग्रोथ कर सकते हैं, इनका ब्रेन में इतना डेवलपमेंट हो सकता है, तो क्यों नहीं मैं नॉर्मल बच्चों के लिए भी ऐसा ही कुछ काम करूं। तो फिर उन्होंने नॉर्मल बच्चों के लिए भी, जो 0 ईयर से 6 ईयर के थे, इस पे उन्होंने काम करना शुरू किया। और 1907 में उन्होंने ऐसी मलिन बस्तियों में गई और वहां पे उन बच्चों के साथ काम करना प्रारंभ किया, और इन्होंने विधि लाई, मॉन्टेसरी विधि या मॉन्टेसरी मेथड जिसको हम बोलते हैं, वो लाया। तो
उनके कुछ प्रकाशन इस प्रकार है, उन्होंने कुछ अपनी बुक्स पब्लिश की या उनके जो कुछ प्रकाशन थे। द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड, फिर था एजुकेशन ऑफ अ न्यू वर्ल्ड, टू एजुकेट द ह्यूमन पोटेंशियल, फिर था द सीक्रेट ऑफ चाइल्ड, द चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, फिर था रिकंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन, फिर था द एब्जो एब्जोर बेल्ट माउंट, फिर था चाइल्ड ट्रेनिंग, फिर था दी मोंटेसरी मेथड। ऐसे ही कुछ पुस्तकें उन्होंने लाई। ठीक है, मोंटेसरी शिक्षण के जो मेन पॉइंट्स थे वो क्या क्या है कि फ्रोबेल की भांति मोंटेसरी का भी विश्वास था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति का को पूरी तरीके से सहायता मिले, है ना, सब प्रकार का ग्रोथ हो। तो शारीरिक रूप से दंड और भौतिक इनाम के विरुद्ध थी कि बच्चों को रिवॉर्ड या अवार्ड वगैरह नहीं देना चाहिए, पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। उनकी धारणा थी कि प्रत्येक बच्चे का प्रत्येक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। जो मैं पहले से भी आपको बताते आ रही हूँ, यही चीजें कहाँ से आई, मोंटेसरी से ही आई, मोंटेसरी ट्रेनिंग से, मोंटेसरी मेथड से, कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। तो हमारी जो मेथड्स होना चाहिए वो इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। अध्यापक और अध्यापिका का कार्यनीति प्रत्येक बच्चे के विकासात्मक स्तर को देखते हुए होना चाहिए। जो मैंने अभी आपको बताया कि हर एक बच्चा यूनिक है, तो उसको लेकर ही, उसको ध्यान में रखते हुए भी हमें अपने प्लान करना चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि जन्मोपरांत के पहले 6 वर्ष में जो बच्चे का जो मेन विकास हो जाता है, तो यहाँ हमको विशेष बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मॉन्टेसरी का कहना था कि इंद्रियां ज्ञान का द्वार है, जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन है वो ज्ञान का द्वार है, वहीं से हमारी बॉडी में या बच्चे की बॉडी में क्या पहुंचता है, नॉलेज पहुंचता है। सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं, आंख, नाक, मुंह, कान, स्किन, है ना, ये सारी चीजें। तो ये हमारे क्या है, स्रोत हैं, सोर्सेस हैं, जिनसे बच्चे क्या कर सकते हैं, ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, और बाल सदन की संकल्पनाएं, इन्होंने बाल सदन की संकल्पनाएं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि बच्चों को स्वयं खोज करने के लिए छोड़ देना चाहिए, स्वयं संकल्पनाएं करना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो ऐसी चीजें करें, कुछ कुछ नया नया खोजे, कुछ कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट्स करें, ताकि हम जान पाए कि किस बच्चे में क्या खूबी है और उस प्रकार से हम उनके लिए प्लान बना सके। देखिए, मॉन्टेसरी ने बाल केंद्रित या जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बोलते हैं उस पर फोकस्ड किया, लेकिन कुछ कुछ इनकी ना जैसे कि शिक्षक के ऊपर उन्होंने कुछ काम किया कि टीचर्स ट्रेन होना चाहिए, किस प्रकार से टीचर्स का काम होना चाहिए, इन सब पे उन्होंने काम किया है। मोंटेसरी विधि के गुण, है ना, बहुत सारे गुण जो मैंने आपको बताया कि अच्छा काम किया उन्होंने कि चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, कई नई नई चीजें लाना चाहिए, बच्चों को इंटरेक्ट कराना चाहिए, है ना, एक्टिविटीज कराना चाहिए, टीचर्स को भी एक्टिविटीज कराना चाहिए। लेकिन मेन बात क्या थी पता है, इन्होंने जो चीजों को इंट्रोड्यूस कराया है, कमियां बता दी मैं, इतनी महंगी, बहुत महंगी महंगी थी सबके लिए, इंडियन लोगों के लिए इन सब चीजों को फॉलो कर पाना ये थोड़ा मुश्किल था। उपकरण बहुत ही महंगे महंगे थे इनके, है ना, और शाला पूर्व केंद्रों में ये ला पाना या कुछ गरीब देशों में या कुछ गरीब जगहों में या जहाँ आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं, वहां तक ये पहुंचा पाना थोड़ा मुश्किल था। तो कहीं कहीं थोड़ा से ज्यादा, कि थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो ये यहाँ पे थोड़ी इसकी कमियां हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी कमियां हैं, तो इसको दूर करने के लिए क्या किया गया कि हमारे देश में फिर भारतीय प्रणाली है ना, तो उसके लिए आगे भी बहुत लोगों ने कुछ काम किए, तो वो हम देखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1861 से लेके 1941 तक का कुछ काम किए टीचिंग के ऊपर या फिर अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर। तो देखते हैं उन्होंने क्या क्या काम किए, है ना। एक मिनट। गुरुदेव नाम की लोकप्रिय टैगोर एक कवि, शिक्षाविद एवं कलाकार होने के साथ साथ सामाजिक व धार्मिक सुधारक भी थे, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा ही है। टैगोर प्रकृतिवाद नेचुरलिस्ट में थे और शिक्षा के संसाधनों के रूप में प्रकृति के साथ निकटतम व प्रत्यक्ष संपर्क रखने पर विश्वास करते थे। टैगोर जी का कहना था कि नेचर ही सब कुछ सिखाती है, इन्वायरमेंट से ही सब कुछ सीख सकता है बच्चा। ये बात सही है, और ये बात उन्होंने कहा, यहीं से हमने सीखे कि इन्वायरमेंट से ही बच्चे अपनी सारी चीजें सीखते हैं। इस बात पे उन्होंने फोकस किया था। ठीक है, और उन्होंने कहा कि बच्चे सांसारिक विषयों से अछूते हैं और वह बहुत सहज रूप से जगत के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकते हैं, अगर हम उनको मौका दें तो। ठीक है, हमारी कठोर शिक्षा प्रणाली, जो बहुत कठोर शिक्षा प्रणाली थी, वो बच्चों के ग्रोथ में अवरुद्ध करती थी, क्योंकि बच्चे स्वतंत्र नहीं थे। ठीक है, प्रकृति के साथ जुड़ नहीं पा रहे थे, पुस्तक से ही पढ़ना, उस समय ऐसा होता था। तो उन्होंने ये सब चीजें, एक क्रांति भी लाई, हमारे देश में एक बड़ी क्रांति आई। उनके द्वारा लिखी हुई कुछ पुस्तकें, जैसे कि शिक्षण हेरफेर, द पेरेंट ट्रेनिंग और शिक्षा समस्या, ये उनकी कुछ मुख्य पुस्तकें थी जो बड़ी बहुत योगदान पूर्ण रही हमारी शिक्षा
क्षेत्र में। टैगोर के शैक्षणिक दर्शन के मूल कुछ विचार थे जो टैगोर जी के थे, जैसे कि उन्होंने महसूस किया कि बच्चों के लिए सीखना अनिवार्य, अन्य पोषणात्मक, सक्रिय और आनंद पूर्वक होना चाहिए। उन्होंने शाला पूर्व केंद्रों में पाठचर्या विषय केंद्रित ना होकर, है ना, क्या होना चाहिए, क्रिया केंद्रित होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट सेंटर्ड ना होके एक्टिविटी सेंटर्ड होना चाहिए। किन स्कूलों में, चाइल्ड, जो छोटे छोटे बच्चों के स्कूल से, वहां पे ऐसा होना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। उनके शिक्षात्मक परिकल्पना का मूलभूत सिद्धांत था सृजनात्मकता, आत्म आत्म विभक्ति के लिए स्वतंत्रता, और इसके लिए उन्होंने सीखने, शिल्प, कार्य और खेल को सृजनात्मक पहलुओं के रूप में बल दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे खेल कर ऐसे ही सीख सकते हैं, इस पे उन्होंने बल भी दिया। टैगोर ने शिक्षण के 3 निम्नलिखित विवरण पे बल स्पेशली दिया है। उनका मानना था कि जैसे कि पेरिटोटिक विधि के अनुयायी थे, और टैगोर जी ने टैगोर जीवन में पूर्ण तालमेल व सामंजस्य स्थापित करने पर बल देते थे। उनका कहना था कि शरीर और हमारा पूरा जीवन इस प्रकार से एक दूसरे से संपर्क में रहते, मन, हमारा शरीर, और इसी प्रकार हम अलग अलग चीजें सीख पाते हैं। उनका मत था कि नाटक और नाट्य कला शाला पूर्व केंद्रों के लिए बनाई जाने वाली पाठचर्या का अभिनिष्ठा होना चाहिए। खेल कूद, नाटक, इससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, ऐसा उनका मानना था। और क्या मानना था उनका दूसरा, क्रिया के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की विधि, यानी कि एक्टिविटी मेथड, है ना, उनका मानना था कि बच्चे स्वयं कर करके सीख सकते हैं। और क्या मानना था उनका, पर्यावरण के जरिए सीखना है, लर्निंग थ्रू द एनवायरमेंट। उनका मानना था कि एनवायरमेंट से ही बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं, ऐसा उनका मानना था। ठीक है। टैगोर ने पर्यावरण के माध्यम से शिक्षण, स्वयं क्रिया करके सीखना और स्वयं क्रिया के माध्यम से शिक्षण पर स्पेशली बल दिया। ठीक है, ये था टैगोर जी के काम। अब हम देखेंगे मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, उन्होंने क्या काम किया। वैसे तो उन्होंने शिक्षण के क्षेत्र में बहुत अधिक काम नहीं किया, स्पेशल छोटे बच्चों के लिए नहीं किया, लेकिन जो एजुकेशन की फील्ड में जो काम किया वो भी सराहनीय है ना। हम जानते हैं कि बहुत सारे क्रांतिकारी कार्य महात्मा गांधी जी ने हमारे देश में किए, है ना। उन्होंने बेसिक शिक्षा यानी बेसिक एजुकेशन के ऊपर काम किया। 1944 में उन्होंने प्राथमिक बाल अवस्था शिक्षा के महत्व का एहसास हुआ, और तब उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। महात्मा गांधी जी ने शिक्षा संबंधित प्रकाशनों के अंतर्गत उनकी जो प्रकाशित हुई चीजें थी, उसमें था बेसिक एजुकेशन, ट्रू एजुकेशन, टास्क बिफोर इंडियन स्टूडेंट्स था, फिर टूवर्ड न्यू एजुकेशन, और था मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये उनके कुछ बुक्स के नाम थे। महात्मा गांधी के शैक्षणिक सिद्धांत, उनके क्या सिद्धांत थे कि हम एक प्रकार के अंधविश्वास से प्रभावित है कि बच्चों को अपने जीवन के पहले 5 वर्ष, अर्थात जन्म के 5 वर्ष की आयु तक कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं होती, ऐसा लोग मानते हैं। ये अंधविश्वास था। ये किसका कहना था, गांधी जी का कहना था। फिर उन्होंने बताया कि 5 या 6 साल तक की उम्र में बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं, और इस पे फिर उन्होंने जोर दिया। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा में को गांधी जी ने पूर्व बुनियादी शिक्षा, जिसे हम बोलते हैं प्री बेसिक एजुकेशन के नाम से बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व बुनियादी शिक्षा का लक्ष्य बच्चों की सभी क्षमताओं का विकास करना, सारी कैपेसिटीज जितनी उनकी है उनको डेवलप करना होना चाहिए। गांधी जी के शिक्षण दर्शन में बच्चों की शिक्षा क्रिया पर केंद्रित थी। उनका मानना था कि एक्टिविटी सेंटर्ड होना चाहिए एजुकेशन। बच्चों की अपनी रुचि व उनकी क्रिया गांधीवाद शिक्षा के दर्शन का सार मात्र था। उनका मात्र था कि बच्चों को क्या करना चाहिए, एक्टिविटी सेंटर्ड होना चाहिए, ये उनका मानना था। उनका मानना था कि बच्चे कुछ करके, शिल्पकारी करके भी बच्चे कुछ कुछ चीजें सीख जाते हैं, ऐसा उनका मानना था। उनका मानना था कि बच्चे सक्रिय, सृजनात्मक और विनोद होते हैं। ठीक है। उन्होंने कहा कि शाला पूर्व शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। उनका मेन ये भी था कि जो अर्ली एजुकेशन है वो थोड़ी सस्ती, इतनी सस्ती होना चाहिए कि सब ले सके, एक्चुअली सभी लोगों को इसकी सुविधाएं मिल पाए। ठीक है। तो इसको उन्होंने 4 अवस्थाओं में बताया था। प्रथम अवस्था गर्भावस्था के से जन्म तक, दूसरी बताया उन्होंने जन्म से 2.5 वर्ष की आयु तक, तीसरी उन्होंने बताया 2.5 वर्ष से 4 वर्ष की आयु तक, और चौथी उन्होंने बताया 4 से 7 वर्ष की आयु तक। ये महात्मा गांधी ने भी कुछ कार्य किए थे, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। आप देखेंगे ताराबाई मोदक, इन्होंने भी कुछ काम किए हैं। तो ताराबाई मोदक ने 1892 से 1973 तक कुछ काम किया। तो देखते हैं क्या किया। पद्म भूषण से सम्मानित थी ये। श्रीमती ताराबाई मोदक शाला पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी थी। इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। ठीक है। जब इन्होंने सौराष्ट्र के राजकोट शहर में महिलाओं के साथ मिलकर
महिलाओं के जो कॉलेज था जिसका नाम था प्रशिक्षण कॉलेज में प्राध्यापिका रही, वहां पे प्रिंसिपल के रूप में थी। ठीक है, वहां शालापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में एक अन्य शिक्षाविद गीजूबाई के साथ जब काम करने गई तो उन्होंने देखा कि वो इससे बहुत इंस्पायर्ड हुई कि छोटे छोटे बच्चों के लिए काम करना कितना इंस्पायरिंग है, और वो इससे बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने अपना प्राध्यापक या जो प्रिंसिपल थी उसका पद छोड़ के गीजूबाई के साथ मिलकर काम किया। किस पे? अर्ली चाइल्डहुड पर। ठीक है, गीजूबाई और ताराबाई ने शाला पूर्व शिक्षा की महत्व को पहचानते हुए भारत में शाला पूर्ण शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया और उन्होंने 1925 में पूर्व प्राथमिक अध्यापकों के लिए देश में अपनी तरह का पहल प्रशिक्षण कॉलेज प्रारंभ किया, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के एजुकेशन को लेकर प्रशिक्षण दिया जाने लगा। ठीक है, ताराबाई बालवाड़ी की संकल्पना की प्रवर्तक थी, उन्होंने ही बालवाड़ी हमारे देश में लाई और उन्होंने बोर्डो में 2 प्रकार की बालवाड़ियां प्रारंभ की, एक केंद्रीय बाल वाटिका और दूसरा आंगनबाड़ी वाटिका। ठीक है, उनमें उनकी ही देन है ये, इन्होंने बहुत सारा काम किया। ताराबाई ने इस बात पर बल दिया कि अध्यापिका को स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का प्रयोग करके अपने आप खेल सामग्रियों को तैयार करना चाहिए ताकि जिससे बच्चे खेल सके। ताराबाई ने चारागाह स्कूल की संकल्पना का भी सूत्रधार किया। ठीक है, शालापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में ताराबाई ने आंगनवाड़ी बाल वाटिका प्रारंभ की और इसका विचार लाया, द्वितीय योगदान किया। उन्होंने नर्सरी शाला पूर्व स्कूल जिसे हम प्री प्राइमरी स्कूल वगैरह बोलते हैं इसके ऊपर भी कार्य किया, इसकी योजनाएं बना के सरकार को दी। ठीक है, फिर है अनुबाई बाग, इन्होंने अनुबाई बाग ने ताराबाई मोदक के साथ घनिष्ठता से कार्य किया, इन्होंने ताराबाई के साथ भी काम किया है। इन्होंने भी पर्यावरण में उपलब्ध पत्थर, मिट्टी, है ना, चूड़ी, कपड़े, इनसे मोन्टेसरी जो प्रोजेक्ट था, मोन्टेसरी जो थ्योरी थी जो बहुत महंगी थी उसको सस्ती बनाई, इंडियन फॉर्म में लाया, है ना, कि हम इंडियन लोग अब इन चीजों को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन प्री प्राइमरी में ला सकते हैं। तो ये अनुबाई का बहुत बड़ा योगदान था इसमें, और गांव गांव तक की योजनाओं को पहुंचाना, ग्रामीण लोग इसका कैसे उपयोग करें, बच्चे कैसे करें, ये इन्होंने बड़ा अच्छे से इस पे काम किया है। ठीक है, इन्होंने इनकी भी कुछ अच्छी अच्छी पुस्तकें आई हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है आइडियल टीचिंग, इसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला है। ठीक है, और दलित मित्र ऐसा करके कुछ पुस्तकें इन्होंने लिखी जिसपे इनके बहुत सराहनीय काम किया इन्होंने। इस प्रकार हमारे देश के और देश के बाहर के बहुत सारे वैज्ञानिक या जिसे हम बोल सकते हैं साइकोलॉजिस्ट थे या कार्यकर्ता थे जिन्होंने अलग अलग कार्य किए बाल विकास या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर, जो बहुत कारगर सिद्ध हुआ, जिसके कारण आज हम ये सारी चीजें इतनी इफेक्टिव रूप से पढ़ पा रहे हैं। तो ये हमारी यूनिट नंबर 2 में था। मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट, ताकि अर्लियर आपके जो एग्जाम है तब तक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। जिनको समझ में ना आए तो प्लीज स्पीड थोड़ा स्लो करके इसको पढ़ ले। यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर चाइल्ड या चिल्ड्रन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों के लिए कार्यान्वित संगठन और संस्थाएं। देखिए, विश्व लेवल पर और इंडियन लेवल पर छोटे छोटे स्तरों पर, है ना, तीन तरीके से देखिए संस्थाएं या जो जिसको हम बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशंस जो है ईसीसी के लिए वो चल रही हैं। सबसे पहली जो हम बोलेंगे कि यूनिवर्सल लेवल पर जो चल रही है वो, और फिर दूसरी जो हमारी इंडिया लेवल पे चल रही है वो, जिसे हम नेशनल लेवल पे बोलेंगे, और तीसरी जो स्वयं सेवी संस्थाएं चला रही है जिसको हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं या एनजीओ भी बोल सकते हैं, वो चला रहे हैं। ठीक है, तो मेनली इनका काम क्या है, देखिए नाम मैं आपको वन बाय वन बता दूंगी, पर देखिए काम क्या है। इनका काम यही है कि ये क्या करे, अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर जितने भी काम है ना, चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर या केयर के ऊपर जो भी काम है उन तक पहुंचाएं, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इनकी आवश्यकता है, जहां तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। कौन लोग हैं? पिछड़ा वर्ग के लोग या फिर आदिवासी, वो लोग जो जंगलों में रह रहे हैं, पहाड़ियों पे रह रहे हैं, जिनको इनकी सुविधाओं के बारे में नहीं पता है और उसके कारण इनको असुविधाएं हो रही हैं, बच्चों के विकास पर असर पड़ रहा है। तो ये सारी संस्थाएं इसलिए चलाई जा रही हैं। सरकारी संगठन कौन कौन से, चलिए पहले हम वो देखते हैं जो हमारे देश में चलाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट संस्थाएं जो है, सरकारी संस्थाएं, इसमें हम सबसे पहले एनसीईआरटी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर भी मैं बता दूं कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये भी जो अपना अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन केयर है इसके ऊपर अलग अलग कार्य करता है, और ये भी हमारे इंडिया लेवल की संस्था है
जो इस पे काम करते हैं, इनके लिए पुस्तकें बनाना, इनके लिए करिकुलम बनाना, इनके लिए भर्तियाँ कराना, ये सारे काम भी जो हमारा एनसीईआरटी करता है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट है आपका, इसको हम बोलते हैं निपसेड, इसका नाम है राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्था। इसका काम है छोटे बच्चों के लिए स्पेशली काम करना, बड़े छोटे सभी के लिए शैक्षणिक क्षेत्र में काम करना, ये गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, ठीक है। इसके बाद है एनसीबी, जिसको हम बोलते हैं नेशनल चाइल्ड ब्यूरो, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय बाल बोर्ड। तो इनका काम है, ये भी छोटे बच्चों के लिए बाल वाटिका, आंगनबाड़ी, अभी आपने देखे हैं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर के जो प्री प्राइमरी स्कूल्स हैं, इनको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, इनकी परमिशन, इनका निरीक्षण करना कि कैसे काम चल रहा है, ये सारे काम ये लोग करते हैं। फिर एक केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, इसको CHWBB बोलते हैं। इसका भी काम है कि छोटे छोटे बच्चों के लिए जो प्री प्राइमरी स्कूल्स हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, इनका कैरिकुलम कैसे तैयार करना है, इनके निरीक्षण करना, ये सब गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं। तो ये गवर्नमेंट की मेनली 4 संस्थाएं हैं, ठीक है। अब स्वयं सेवी संस्थाएं, जिनको हम प्राइवेट सेक्टर की संस्थाएं या एनजीओ भी बोल सकते हैं। थोड़ा आवाज आ रहा है, थोड़ा इग्नोर करिएगा प्लीज, काम चल रहा है ऊपर इसीलिए है। चलिए देखते हैं हम राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थाएं। अब नेशनल लेवल पे जो स्वयंसेवी संस्थाएं चल रही है, उनका नाम क्या क्या है, मैं आपको नाम बता दे रही हूँ। काम लगभग सबके एक ही है, क्या करना कि ECCE के पर काम करना। तो नाम अलग अलग है और अलग अलग जगहों पे थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। जैसे भारतीय बाल कल्याण परिषद, ये भी छोटे बच्चों के ऊपर काम करता है। फिर मोबाइल क्रश, आप देख रहे हैं मोबाइल मतलब मूवेबल चीजें है ना, ठीक है। फिर भारत का SOS बाल ग्राम, इसके बाद है बाल सहयोग, इसके बाद है भारतीय आदिम जाति सेवा संघ, ये उन बच्चों के लिए जो बहुत ग्रामीण क्षेत्र के हैं या आदिवासी क्षेत्र के बच्चे हैं, जहां तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही, उनके लिए काम करता है। फिर हरिजन सेवा संघ, हरिजन समाज के बच्चों के लिए जो अलग से काम किए जा रहे हैं, उनका है ये, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों की स्पेशली हम यहाँ बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो 0 ईयर से 6 ईयर तक के बच्चे, उनके लिए स्पेशली काम करते हैं, उसके बारे में देख रहे हैं, है ना, ठीक है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, मैंने बहुत सारी इन सब चीजों की डिटेल आपको DC1 के यूनिट नंबर 7 में बताया है ऑलरेडी। फिर आश्रम, आप जानते ही हैं। फिर इसके जरूरतमंद बच्चों की संस्थाएं, जिसको चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं। फिर है बाल जी बाड़ी, फिर बोलते हैं बाल कल्याण एवं अनुसंधान परिषद। फिर है बाल पुस्तक ट्रस्ट, फिर है कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट। ये सब काम करते हैं छोटे बच्चे या बड़े बच्चों के लिए। स्पेशली हम बात करेंगे छोटे बच्चे, 0 से 6 ईयर के बच्चे, या माँ को पोषण कैसे देना है, उनको औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा कैसे देना है, इनकी व्यवस्था करना, इनके शिक्षकों की व्यवस्था करना, इनका करिकुलम, स्वास्थ्य व्यवस्था करना, पोषण का, ये सारी जानकारियां ये स्वयंसेवी संस्थाएं करती हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज करी गई है। और एक है किशोर दल। फिर देखेंगे राज्यों में नवीन परियोजनाएं, अभी हमें देखे कि नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट के थ्रू हो रही है ना, राष्ट्रीय स्तर पर। अब कुछ राज्य अलग से कर रहे हैं, जैसे कि विकासवादी कोसबाद हिल्स है ना, कुछ हिल्स स्टेशन जो है ना, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे स्पेशली कुछ काम हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के पास नहीं पहुंच पाती। तो उनके लिए पहाड़ी क्षेत्र मतलब आप देख सकते हैं उत्तराखंड हो गया या हिमाचल प्रदेश, ऐसी जगह है जहां पर, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट की ऐसी जगह जो बहुत पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे संस्थाएं चलाई जाती है। एक है रुचिका, ठीक है, ये भी स्पेशली छोटे बच्चों को लेकर ही काम करती है। फिर अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था, जिनके बारे में आपने बहुत कुछ सुना है, जैसे कि सेव द चिल्ड्रन फंड, ठीक है। इसके बाद है कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। इसके बाद है कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज। देखिए अब मैं इनके बारे में आपको डिटेल में थोड़ा बताती हूँ। देखिए जो ये जो संस्थाओं के मैंने आपको नाम बताए, सेव द चिल्ड्रन फंड, ये ऐसे फंड प्रोवाइड करते हैं जो अलग अलग जगहों पर छोटे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं या सेंटर्स वगैरह चला रहे हैं, तो इनको भी ये फंड प्रोवाइड करते हैं। कुछ होते हैं इनमें से कुछ, जैसे कि लिखा हुआ कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज, ये स्पेशली जिस क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनके बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए अलग से फंड आता है जो अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसे स्कूल चला रहे हैं। तो कहीं कभी कभी ये क्या करते हैं, मेनली हाँ ये करते हैं, जो अलग अलग कम्युनिटी से जहाँ फंड आता है, वो अपने धर्म के हिसाब से ही काम करवाते हैं या बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है जनरली, ठीक है। जैसे कि अमेरिका से भी रिलीफ के बारे में लिखा हुआ है ना, एवरीवेयर। तो ये अमेरिका से उन संस्थाओं के लिए पैसे आता है जहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए स्पेशली कुछ स्पेशल फैक्टर्स के लिए आता है, स्पेशल जगहों के लिए आता है पैसा, ठीक है। तो वो उन लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, वहां से सुविधा, जैसे कि सामान आना, फंड आना, कैसे कैसे करिकुलम तैयार करना, ये सब चीजें हमारे इंडिया में परमिशन है इनको करवाने की, क्योंकि ये हमारे देश के विकास में मदद करता है कहीं ना कहीं। फिर इंटरनेशनल जो लेवल है, संयुक्त राष्ट्रीय एजेंसियां, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता रही हूँ, जैसे कि हम पढ़ते हैं
यूनिसेफ के बारे में, WHO के बारे में और WFP। देखिए, यूनिसेफ के बारे में आपको पता है, जहाँ पे यूनिसेफ में हेल्थ और न्यूट्रिशन दोनों के लिए, चाइल्ड हेल्थ एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड एजुकेशन, तीनों के ऊपर ये काम करती है। स्पेशली छोटे बच्चों के ऊपर कि कैसा इनको पोषण आहार देना चाहिए, इनकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, इनको कौन से वैक्सीनेशन होना चाहिए, इनका कैरिकुलम कैसे होना चाहिए, आप कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे सेंटर्स वगैरह, या विश्व स्तर पे कैसे होना चाहिए, है ना। इसके बाद देखेंगे आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हेल्थ के ऊपर, स्पेशली हेल्थ के ऊपर काम करता है। छोटे बच्चों के हेल्थ, बड़ों के लिए भी काम करता है, पर हम यहाँ प्रोस्पेक्टिव से बात करेंगे छोटे बच्चों के। तो छोटे बच्चों की हेल्थ कैसे ध्यान देना है, कौन कौन से न्यूट्रिशन, कौन कौन से वैक्सीनेशन होना है, ना केवल पर्टिकुलर किसी देश के लिए, अभी तो ये विश्व लेवल पर पूरा है, क्योंकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो वर्ल्ड हेल्थ के ऊपर काम करता है ना, पूरे वर्ल्ड के बच्चों के लिए काम करेगा ये, पूरे वर्ल्ड के ह्यूमन बींग्स के लिए काम करेगा। हम स्पेशली मैं अर्थ की बात करूँ, जितने भी हमारे देश है, ठीक है, जो WHO के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है WFP, जिसको हम बोलेंगे विश्व खाद्य कार्यक्रम, या बोलेंगे वर्ल्ड फूड फूड प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें उस फैक्टर में काम करते हैं जिसपे हम फूड से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि बात करते हैं, जैसे कि किस प्रकार का पोषण तत्व युक्त बच्चों को भोजन देना चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट्स की बच्चों को आवश्यकता है, किस एज में बॉडी के किस डेवलपमेंट के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट्स बच्चों को जरूरत होता है। तो ये सारे फैक्टर्स पे ये सारी चीजें बातें की जाती हैं। तो आपने अलग अलग संस्थाएं देखी, मोरल यही है कि ये सारी संस्थाएं, सारे ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए काम कर रहे हैं, चाइल्ड वेलफेयर के लिए, चाइल्ड ग्रोथ के लिए, या ECCE के लिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए। इसमें इंक्लूड होते हैं बच्चों का बाल पोषण, बच्चों का एजुकेशन, औपचारिक अनौपचारिक एजुकेशन, उसके बाद बच्चों की हेल्थ, बच्चों के वैक्सीनेशन, और बच्चों को कैसे पढ़ाना है छोटी छोटी एक्टिविटीज के थ्रू, करिकुलम कैसा होगा, इसके लिए भर्तियां कैसे होगी, एडमिशंस कैसे होंगे, और किन किन तक हमको इस सुविधाओं को पहुंचाना है। ये सारी यहाँ पे स्वयंसेवी संस्थाएं जो राष्ट्रीय स्तर पे चल रही हैं, जो केंद्रीय स्तर पे चल रही हैं, यानी कि राष्ट्रीय केंद्रीय राज्यों के स्तर पे जो चल रही है, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे चल रही है, और संयुक्त राष्ट्र पे चल रही है, ये सारी इतनी संस्थाएं हैं स्पेशली बच्चों के ऊपर, छोटे बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने इनिशियली देखे कुछ कुछ लोग काम करते आ रहे थे, पर आज का समय ऐसा आ गया है कि पूरे ग्लोबलाइज्ड फॉर्म में ECCU के ऊपर काम चल रहा है। और जरूरी इसीलिए है क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे ही, ना केवल हमारे देश की बात कर रही हूँ मैं, पूरे विश्व की बात कर रही हूँ कि हर देश के विकास में छोटे बच्चे सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर छोटा बच्चा स्वस्थ होगा तो बड़ा होके वो ही देश के हित के लिए काम कर पाएगा। अगर कोई देश में अपंग बच्चे पैदा होते हैं या किसी कारण से वंचित हो जाते हैं, शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक या सोशल रूप से, तो उस देश के विकास पर बहुत असर पड़ता है। तो किसी देश के विकास को अगर आपको मापना है, या किसी देश का विकास सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड एजुकेशन, और जो महिलाएं हैं उनके एजुकेशन, क्योंकि मेल के ऊपर तो काम करती ही है सारी संस्था, और महिलाओं और बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करने से या करना चाहिए, जो किसी देश के विकास को बहुत आगे तक पहुंचाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये तीनों यूनिट समझ में आई होंगी। जो चीज समझ में नहीं आई फ्रेंड्स, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, स्टूडेंट्स आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जब हम इन यूनिट्स के या हम इन तीनों सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको और कंप्लीटली समझ में आ जाएगा किस चीज को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे आंसर्स लिखना है। और जो भी क्वेश्चंस मैं आपको कम करवाऊंगी, उनकी 70 to 80% चांसेस है कि वो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इसलिए आप प्लीज मेरी इस सीरीज में जुड़े रहिए। फ्री में ही आपको पढ़ना है, कुछ नहीं, सिर्फ आपका थोड़ा सा डेटा जाएगा, जो आज हमारे इंडिया में बहुत बहुत कुछ ही रुपए में आपको अच्छा खासा डाटा मिल जाता है। और रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड्स को शेयर करिए, सब्सक्राइब करने बोलिए, ताकि फ्री में उनके पास तक ये सारी सुविधाएं पहुंच पाए। मैंने ये बहुत ही बड़ा इनिशिएशन लिया है, पहल कर रही हूँ, आप लोगों के लिए तैयारी कर रही हूँ, पुस्तकों को पढ़ के आप लोगों को बता रही हूँ, और आप लोगों की तैयारी कर रही हूँ। तो आपसे इतना ही सहयोग चाहती हूँ कि आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे कंटेंट अलग अलग सब्जेक्ट्स में इसी फील्ड में लेके आ सकूं। तो आप पढ़िए और शेयर करिए, और लगे रहिए अपने एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम से बहुत पास में, आपकी अच्छी से तैयारी हो जाए और आप अच्छे स्कोर करें, और डेफिनेटली आप और हम मिलके 90+ मार्क्स स्कोर करेंगे ही करेंगे। चलिए, इसे हम खत्म करते हैं आज का वीडियो यहीं पर। थैंक यू।